आज थोड़ा सा शुरुआत करते हैं हम लोग क्या फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक, फंडामेंटल राइट, ठीक है। शुरू करेंगे हम लोग। भाग 1 में हम लोग देखे क्या, राज्य और यूनियन एंड इस टेरिटरी 1 से लेके 4 तक था। भाग 2 में क्या था, नागरिकता सिटीजनशिप 5 से लेके 11 तक। ठीक, और फंडामेंटल राइट हमारा क्या है, पार्ट 3 है, भाग 3 है, पार्ट 3 है, पार्ट 3, भाग 3। इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद है, 12 से लेके 35 तक है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ठीक, तो पहले तो एक बात यही हो गई कि यह सवाल आएगा अगर कभी फंडामेंटल राइट हैं, कहाँ हैं, भाग 3 में है। कितने अनुच्छेद हैं, 12 से 35 तक। कुल कितने हैं, या अगर इसी तरीके से एक सवाल बना दे कि फंडामेंटल राइट में कुल कितने आर्टिकल हैं, तो कितने हैं, 24। 12 से लेके 35 तक कितने होंगे, 24, 2 दर्जन, 2 दर्जन। तो एक चीज हम जानते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकार बड़े विस्तृत और बड़े विशद रूप से, बड़ा इलेबोरेट ढंग से जो है इसको दिया गया है। देखा आपने, 24 आर्टिकल हैं जो इसको समर्पित हैं। ठीक, बड़े विशद रूप से मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। दुनिया के किसी भी संविधान में इतने विस्तृत रूप से मूल अधिकारों की विवेचना नहीं की गई है। और आप ये भी जानते हैं कि भाग 3 मूल अधिकार वाले भाग को हम क्या कहते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा, ये भी सवाल एग्जाम में खूब आता है कि भारत का मैग्ना कार्टा है, प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, या बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये मूल अधिकार भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो थोड़ा सा जानना यहाँ चाहिए कि मैग्ना कार्टा आखिर क्या है। जानते हैं आप लोग मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा ये भी जानना चाहिए थोड़ा सा। ये मैग्ना कार्टा, इसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम। मैग्ना कार्टा को ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। ये इंग्लैंड का, आप कहिए कि कानूनी परिपत्र, इंग्लैंड का कानूनी परिपत्र था जो 1215 में बना था। ठीक, ये लैटिन भाषा में है। ये भी सवाल बन गया, मैग्ना कार्टा कहाँ से संबंधित है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, तो इंग्लैंड से। ठीक, कब था, 1215 में था, किस भाषा में था, लैटिन में था। तो ये इंग्लैंड का कानूनी परिपत्र था, और ये कहिए कि यहीं से वहाँ पे वैधानिक अधिनियमों की शुरुआत भी होती है। ठीक, वैधानिक अधिनियमों की शुरुआत जो है यही मैग्ना कार्टा 1215 से होती है। और ये तब के वहाँ के राजा जॉन थे, जानते हैं आप लोग ना, राजा जॉन और इंग्लैंड के जो नोबल्स थे, बैरन्स थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ। और पहली बार ये माना गया कि राजा
को भी नियमों का पालन करना चाहिए, राजा को भी नियमों का पालन करना चाहिए, या राजा की इच्छा जो है कुछ नियमों के अधीन होनी चाहिए। तो यहां से ये शुरुआत हुई। हालांकि बताते हैं उसमें 63 कानून थे, जिसमें से मोस्टली तो राजा और नोबल्स के बीच जो रिलेशन थे, नोबल्स ने, बैरन्स ने अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारों की राजा से मांग की, लेकिन इसमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी उस समय। जैसे एक हाबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं ना, हाबियस कॉर्पस, यानी राजा ने ये माना कि किसी को भी जो है बंदी बनाने के लिए किसी विधिक कानून या नियम के अनुसार ही बनाया जाना चाहिए। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण थी कि राजा ने ये भी माना कि जो है किसी से सेवा या सहायता लेने के लिए, सेवा या सहायता लेने के लिए सामान्य परिषद, जिसे कहिए आप जनरल बॉडी या जनरल काउंसिल, जाहिर सी बात है जनरल काउंसिल का गठन किया होगा के लिए सेवा और सहायता की जरूरत। सेवा और सहायता लेने के लिए राजा को जो मनमानापन था, उसकी बजाय ये था कि राजा को एक जनरल काउंसिल से किसी को जैसे पकड़े लाए काम करा लिए। तो ये सारी चीजें, मतलब ये स्थापित हुआ कि राजा को भी, यहां से यह स्थापित हुआ कि राजा को भी जो है नियम कानून का पालन करना चाहिए। और यही मैग्ना कार्टा का महत्व है। फिर धीरे धीरे और सारे अधिकार राजा के द्वारा दिए गए। और आप जानते हैं कि 1689 में क्या आया, बिल ऑफ राइट। ठीक, ये सबको पता है, आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हैं ना। तो 1688 में गौरवमयी क्रांति हुई थी। हाँ, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के समय राजा कौन था? जेम्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय और रानी एनी। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को शानदार क्रांति, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन आदि नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सत्ता का परिवर्तन हुआ, राजा हटा और एक बूंद खून नहीं गिरा। ऐसा कम ही होता था उस समय, जहां युद्ध हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए युद्ध ही होते थे। तो ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन गौरवमयी क्रांति के बाद, गौरवमयी क्रांति का राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण दोनों थे। राजनीतिक कारण ये था कि राजा जो है संसदीय व्यवस्था को नकार रहा था, उस पर हमला कर रहा था। और धार्मिक कारण, रिलीजियस रीजन में मोटा मोटा आप समझें तो वो राजा जो है प्रोटेस्टेंटों का जो है, प्रोटेस्टेंट को जो है कि विरोधी नीति अपना रहा था। ठीक, विरोधी नीति अपना रहा था और संसदीय प्रभुसत्ता को चुनौती दे रहा था। उस कारण से यहाँ पे यह आंदोलन हुआ। और उसके बाद 1689 में बिल ऑफ राइट आया। और यहाँ से ये हो गया कि स्वच्छंद राजतंत्र, स्वच्छंद राजतंत्र जो है समाप्त हो गया। और जो है संसदीय शासन प्रणाली का जो है स्थापना हुई, या स्थापना हुई या कहीं अभ्युदय हुआ। ठीक, स्वच्छंद राजतंत्र की स्थापना हुई और संसदीय, और ये बिल ऑफ राइट, अधिकारों का विधेयक, अधिकारों का विधेयक जो है ये एक एक्ट था। ये विधेयक क्या, ये एक्ट था, कानून था, जिसमें नागरिकों के सारे अधिकार, नागरिकों को उनके अधिकार दिए गए। ठीक, उनके अधिकार दिए गए। ये फंडामेंटल राइट शुरू करते समय ये छोटी छोटी बातें
ये बिल ऑफ राइट, एक तरीके से ये फंडामेंटल राइट था ब्रिटेन में। फिर आप जानते हैं उसके बाद 1789 में फ्रांस का ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1789 में। ये जो घटनाएं घट रही थी, ये सारी घटनाओं का असर यूनाइटेड स्टेट्स पे भी पड़ रहा था, उस समय के अमेरिका पे भी पड़ रहा था। ये फ्रांस की क्रांति, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसके द्वारा ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन आया, 1689 में बिल ऑफ राइट आया, वो अमेरिका में भी उस समय अमेरिकियों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी, मालूम है। और वो भी अंग्रेजों की संसदीय व्यवस्था के शोषण का शिकार हो चुके थे, इसलिए वो जब जानते हैं कि उनका फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, ठीक, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, जहां जो है संविधान निर्मात्री सम्मेलन अमेरिका का, जहां लोग इकट्ठा हुए थे। ये फिलाडेल्फिया कहाँ है? ये पेंसिल्वेनिया स्टेट में है, जान लीजिए। पेंसिल्वेनिया राज है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये पेंसिल्वेनिया स्टेट में है। तो अमेरिकी संविधान बनाते समय, चूंकि अमेरिकी जनता को जो है ब्रिटेन के संसद के शोषण का गहरा अनुभव था, इसीलिए आप देखिए कि अमेरिकियों ने अपना संविधान बनाते समय संसदीय सर्वोच्चता को नहीं माना, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को नहीं माना उन्होंने। जानते हैं आप कि उन्हें ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका में जो चुनी हुई संसद है वो भी कहीं इसी तरीके से जो बहुमत पा करके जनता का शोषण करना न शुरू कर दे। इसीलिए उन्होंने विधायिका को सीमित अधिकार दिया संविधान बनाते समय। और एक और रोचक बात आप जान लें कि तो हम सारे लोग जानते हैं कि जो है फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स का लिखित संविधान बना और इसमें फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया गया। उसके बाद दुनिया के सारे जनतांत्रिक देशों ने इसको अपने संविधान में समाहित किया। एक तरीके से ट्रेंड का ये फैशन सा बन गया। लेकिन खुद अमेरिका में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में इस बात को लेकर भारी विरोध था कि फंडामेंटल राइट को, बिल ऑफ राइट को संविधान में शामिल किया जाए। कुछ लोगों का यह मानना था कि कुछ विद्वानों का यह मत था जिसमें कि दो गुट हो गया था, एक जेफरसन साहब का था और एक दो गुट हो गया था। एक गुट का यह कहना था कि संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अच्छा ये जान लिया कि मूल अधिकार जहां इसकी उत्पत्ति ही जो है राज्य शक्ति के, मूल अधिकार की जो उत्पत्ति है वह राज्य शक्ति के शोषण के विरुद्ध ही हुई है। राज्य शक्ति माना जाता है कि शक्ति आने पे मनुष्य जो है बदल जाता है और वो शोषण करने लगता है। प्रभुता पाई का मत नहीं, ये कहिए, यही कहिए कि अस को नहीं जन्मा जगमाही, क्या है आगे, अस को नहीं जन्मा जगमाही, और क्या है,
प्रभुता पाई जाए मदन नाई। तो राज शक्ति पा करके लोग शोषण करने लगते हैं। तो राज शक्ति के विरुद्ध ही तो लोगों को जो है अधिकारों की जरूरत पड़ी कि भाई हमको भी सुना जाए, हमको भी नैसर्गिक न्याय चाहिए, हम भी मनुष्य हैं आपकी तरीके से। तो यहां जो है हैमिल्टन साहब का कहना था, हैमिल्टन साहब का कहना था कि संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता, अमेरिका की जनता स्वयं संप्रभु है, और अगर सरकार उसके किसी अधिकार को छीनती है, उसके किसी अधिकार को छीनती है या उसका शोषण करती है, तो जनता सरकार को ही बदल देगी। तो जनता जो है सरकार को ही बदल देगी। तो जब जनता संप्रभु है, अगर जनता के मूल अधिकार का हनन होगा तो सरकार को ही बदल देगी। बल्कि वो यहां तक कहने, उनका मत यहां तक था कि एक तरीके से चेतावनी भी दे डाली। देखिए ऐसा होता है कि हमेशा लोग विरोध करने वाले को विरोधी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हैमिल्टन साहब भले ही मूल अधिकार को संविधान में शामिल करने का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनका तर्क ये था कि जब अमेरिका की जनता संप्रभु है और वही सरकार बनाती है, तो अगर कोई उसके अधिकार को छीनेगा तो तुरंत सरकार ही हटा देगी वो। तो ऐसे में इसको शामिल करने का क्या मतलब है? उन्होंने चेतावनी दी कि उस अधिकार को संविधान में शामिल करने का क्या मतलब है जो काम सरकार कर ही नहीं सकती। उनके कहने का अभिप्राय यह था कि जब सरकार जो है वो जनता का शोषण कैसे करेगी, जनता तो उसको हटा देगी, तो फालतू का इसको जो है संविधान में शामिल करने की क्या जरूरत है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखें कि प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, ठीक है ना। प्रेस की स्वतंत्रता, इसको किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ करके प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन अगर हम ये संविधान में लिख दें कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकती, तो क्या हम सरकार को यह सुझा नहीं रहे हैं कि वह प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है क्या? हैमिल्टन साहब की लॉजिक ये थी कि अगर हम ये लिख दें कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकती, तो सरकार को यह सुझाना होगा कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पे रोक लगा सकती है। तो ये हैमिल्टन साहब का, वो इतना ज्यादा जनता को संप्रभु मान रहे थे, उनका मतलब था कि जब जनता ही संप्रभु है तो जनता के चुने हुए शासक कितनी हैसियत कहां से होगी कि वो उन्हीं के जो है अधिकारों को छीने, उनका शोषण करे। कि ऐसा होगा तो सरकार ही बदल देगी। और कन्वेंशन में हैमिल्टन साहब का तर्क माना गया, हैमिल्टन का तर्क माना गया, और जेफरसन और उनके जो सहयोगी थे उनकी बात, उन्होंने कहा था कि संविधान में इसको शामिल करना चाहिए जिससे नागरिकों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा हो सके। जेफरसन साहब का ये मत था, लेकिन कन्वेंशन में हैमिल्टन साहब का मत माना गया। और आप जानते हैं कि मूल अधिकार अमेरिका के मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए, ठीक। अमेरिका के मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए। बाद में जब ड्राफ्ट अनुमोदन के समय लोगों ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट को जो है संविधान में जनता के अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए, तो आप जानते हैं कि 1791 में प्रथम 10 संविधान संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट्स को
संविधान में द्वारा फंडामेंटल राइट्स को संविधान में इंक्लूड किया गया। ये एक छोटा सा फैक्ट था। हाँ? और एक चीज हम ये भी जान लें कि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे एब्सोल्यूट हैं। कहने का मतलब कि जैसे हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगा, फंडामेंटल राइट जैसे आप 19 पढ़ेंगे, 19(1) स्वतंत्रता की स्वतंत्रता की बात करता है तो पता है ना, 2, 3, 4, 2 से 6 तक उसके रिस्ट्रिक्शंस से बताते हैं कि ऐसे होगा तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे वैसे नहीं होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स के फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है, इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था। और रिस्ट्रिक्शन न होने के चलते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसमें कई दिक्कतें आई, क्योंकि जो कानून या जो व्यवस्था व्यक्ति के लिए बनती है बहुत बार वह समष्टि के लिए उतनी कामयाब नहीं होती। व्यक्ति को हम स्वतंत्रता जरूर देते हैं, लेकिन स्वतंत्रता स्वच्छंदता में न बदल जाए। और ये स्वतंत्रता जो है राष्ट्र की संप्रभुता है कि नहीं, और क्या राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्र की सिक्योरिटी, सुरक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा, और क्या एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते क्या है, सामाजिक सोशल वेलफेयर। इन सारे कारणों के से जो व्यक्तिगत आज़ादी है उससे रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी हो जाता है, लोक हित में, कहीं सुरक्षा के चलते। अगर की स्वतंत्रता तो आपको है, लेकिन अगर आप कहीं खड़े होकर के लगातार किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रलाप करना शुरू कर दें तो उससे क्या होगा, उससे अशांति फैलेगी। आपको स्वतंत्रता किस काम की है? अगर आप खड़े होकर के किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसके भाषा के खिलाफ, उसके पोशाक के खिलाफ, उसके रंग के खिलाफ, उसके मजहब के खिलाफ अगर आप खड़ा होकर लगातार बोलेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे जो है सिक्योरिटी की सुरक्षा हो सकती, सिक्योरिटी का कंसर्न हो जाएगा। इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी और पब्लिक इंटरेस्ट में देखेंगे हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस इसलिए है, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, डिफेमेशन। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और वहाँ पे ये काम वहाँ का सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स करती है। और उसने इसके लिए राज्य शक्ति, पुलिस स्टेट, राज शक्ति का धारण किया हुआ है। और वो कानून का इंटरप्रिटेशन करके उसे जो है उसके आधार पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। और ये बड़ी बृहद शक्ति है यूनाइटेड स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो समाज कल्याण, सुरक्षा और शांति, सोशल वेलफेयर, सिक्योरिटी, पीस के लिए जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। और पुलिस स्टेट राज शक्ति का कॉन्सेप्ट है। और ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इतना कर लिया है कि उसका इतना ज़्यादा विस्तार कर लिया है कि वो जो है एक तरीके से सामाजिक नीति, सोशल वेलफेयर को लेकर के अपना आदर्श बना करके काम करती है। लेकिन आप देखेंगे हमारे यहाँ संविधान निर्माताओं ने रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही लगा दिए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो संविधान बनाने वाले थे उनके विवेक को आप देखिए कि उन्होंने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था को मानते हुए भी संसद को सर्वोच्च नहीं माना, संविधान को सर्वोच्च माना। और यहां अमेरिका से सीखते हुए उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस जो है अपने यहां खुद आयत कर दिए हैं। देखे होंगे सारे, क्योंकि वो ये काम भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के जिम्मे नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि न्यायालय के जिम्मे छोड़ा जाए। ये बात अलग है कि अब ये रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए हैं ये रिजनेबल है कि नहीं है, इसका परीक्षण कोर्ट करेगी। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं।
और इसलिए कोर्ट को ये देखना होता है कि वो जो है उन रिस्ट्रिक्शंस का ही परीक्षण करे। तो ये छोटी छोटी बातें थी। तो हम देखिए कैसे कि दुनिया पहले नागरिकों के अधिकार के लिए बिल ऑफ राइट आया, फ्रांस का ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन आया, यूनाइटेड स्टेट्स में पहली बार जो है फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। ठीक, ये हम देखें। और इसी तरीके से भारत के संविधान में भी, हमारे संविधान में भी भाग 3 में 24 आर्टिकल समर्पित हैं, 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के लिए। और अब आते हैं, एक चीज और जान लें कि संविधान मूल अधिकार क्या है इसकी परिभाषा नहीं देता। जैसे मैंने कहा कि नागरिकता बताया, सिटीजनशिप इज नॉट नागरिकता वर्ड। कौन नागरिक है तो बताया ना 15 अगस्त एट द टाइम ऑफ द कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के समय है। लेकिन नागरिक कौन है, ये नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता कहिए इंग्लिश में अच्छा कि डिफाइन नहीं करता। ऐसे ही संविधान जो है फंडामेंटल राइट की परिभाषा नहीं देता। अगर हम ये सोचें कि 12 से 35 यहां शुरू हो रहा है तो 12 ये बताएगा यहां कि व्हाट इज फंडामेंटल राइट, तो ऐसा कुछ नहीं है और संविधान की परिभाषा नहीं देता। इसके लिए हमें जुडिशियल डिसीजंस पे डिपेंड रहना होता है। जैसे आप देखें कि न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने गोलकनाथवाद में, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने गोलकनाथवाद में क्या कहा फंडामेंटल राइट को बताया है कि ये जो है नैसर्गिक व अप्रतिदेय हैं, नेचुरल और अनडिमेबल या नॉन ट्रांसफरेबल, ये बताया इन्होंने। ठीक। और न्यायमूर्ति बेग ने मेनका गांधीवाद में क्या कहा, ये वो अधिकार हैं जो संविधान में क्या है, समाविष्ट हैं। ये वो अधिकार हैं जो खुद समाविष्ट में कर लीजिए, जो खुद संविधान में समाविष्ट हैं, ये उन्होंने कहा। और मेनका गांधीवाद में ही जो है पीएन भगवती साहब, न्यायमूर्ति भगवती ने क्या कहा था कि इसका गहन उद्गम, कहा था इसका, उनकी लाइन का ही कुछ हिस्सा है कि इसका गहन उद्गम भारत का स्वतंत्रता संग्राम है। ये उस जाति के अचेतन मन में अमिट तौर पर अंकित थे, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पाने हेतु लंबी लड़ाई लड़ी थी। ये पीएन भगवती साहब ने, और भी लाइन है इसमें। तो अच्छा, पहले से फंडामेंटल राइट को नैसर्गिक और अप्रतिदेय ही माना जाता था। गोलकनाथवाद में जस्टिस सुब्बा राव जी ने कहा कि ये नैसर्गिक और प्रतिदेय हैं। तो गोलकनाथवाद में न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा नैसर्गिक और अप्रत्यय हैं। मेनका गांधीवाद में जस्टिस बेग ने कहा
कि ये वही अधिकार है फंडामेंटल राइट जो खुद संविधान में समाविष्ट हैं। और न्यायमूर्ति भगवती ने मेनका गांधीवाद में ही कहा कि इनका उद्गम भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, इनका गहन उद्गम ये फंडामेंटल राइट्स का गहन उद्गम, आजादी की जो लड़ाई लड़ रही थी, जो लोगों की मन में आकांक्षाएं ने जिसलिए वो लड़ रहे थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, इन्हीं सारी चीजों के लिए तो लोग संघर्ष कर रहे थे। तो वही वो कह रहे हैं कि इनके जज भगवती साहब के जजमेंट बड़े शानदार हैं। इनका गहन उद्गम भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, ये उस जाति के अचेतन मन में अमिट तौर पर अंकित थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। ... इसमें और बातें भी हैं। तो इन्होंने ये कहा। इसी तरीके से ये बात हो रही थी कि मूल अधिकार जो है, ये समझें कि जनता ने जिसको अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दिया है, उनसे ये वचन लिया है कि वो कम से कम उनके इन अधिकारों की रक्षा जरूर करेंगे। या जब विधायिका संसदीय व्यवस्था में प्रचंड बहुमत पा करके सत्ता के नशे में हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो जनता के मूल अधिकारों का शोषण न करें। इसी बात को न्यायमूर्ति हेगड़े ने, जस्टिस हेगड़े ने, जस्टिस हेगड़े ने इसी बात को कहा था कि ये फंडामेंटल राइट जो है संविधान में, ये जो है बहुमत के विरुद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए है। बहुमत के विरुद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए है। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये क्या करते हैं? ये मनुष्य नहीं, विधि के शासन की स्थापना करते हैं। ठीक, विधि के शासन, ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। ठीक, या प्रोफेसर डाइसी के शब्दों में रूल ऑफ लॉ। ठीक, फंडामेंटल राइट्स मनुष्य नहीं, गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन, मनुष्य नहीं, कानून के शासन की बात करते हैं। और डायसी के शब्दों में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। ये छोटी छोटी बातें। और फंडामेंटल राइट्स को देखें तो फंडामेंटल राइट में की परिभाषा देखें अगर करें तो कहें मूल क्या है इसमें? ये संविधान के द्वारा गारंटीड हैं। हम जानते हैं ना, अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं, क्या कहता है अनुच्छेद 13? राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए मूल अधिकार को छीनती है या न्यून करती है। उल्लंघन की मात्रा तक बनाई गई विधि शून्य होगी। और यही इसी भाग में 32 बैठा हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट को इस बात का हक देता है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन होता है। इसको पहले इसको गार्जियन बनाया गया है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि ये संविधान के द्वारा गारंटीड हैं। ठीक, संविधान के द्वारा गारंटीड हैं और मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये शासन की मूलभूत विधि है, शासन की या शासन चलाने की मूलभूत विधि है।
यानी कोई भी कानून हो, आपका आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस एक्ट हो, कोई एक्ट हो, वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये बेसिक विधि है और ये वही अधिकार हैं जो कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास यानी भौतिक और बौद्धिक, याद कर लीजिए इसको, बौद्धिक, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिकल, मेंटल, इथिकल और स्पिरिचुअल। ये इसको चतुर्मुखी कहिए या बहुमुखी कहिए के विकास के लिए आवश्यक है। ठीक, फंडामेंटल राइट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है? ये संविधान के द्वारा गारंटीड है, ये मूल है। ठीक, संविधान इनकी सुरक्षा करता है। ये मूल इसलिए है, ये हमारे देश के शासन की मूलभूत विधि हैं और ये वो अधिकार हैं जिसके बिना मनुष्य का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, जो मनुष्य के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। ये बातें हो गई और एक दो छोटी छोटी चीजें हम और देख लें अनुच्छेद 12 पे आने से पहले कि हमारे संविधान में एक बात तो आप जान लिए कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच संतुलन है। व्यक्तिगत हित, फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट में व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित के बीच संतुलन है। ये कैसे है देख ही लिए आप। जहां एक तरफ व्यक्तिगत हित की बात करती है, संविधान एक अनुच्छेद में अधिकार देता है, वहां पे सामाजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उस पर रिस्ट्रिक्शन बताता है। इन परिस्थितियों में होगा, ये संतुलन की बात है फंडामेंटल राइट्स में। और एक और चीज जान लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स को अब जो है मानवाधिकारों को जूरिस्प्रूडेंस व कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष महत्व दिया जा रहा है। जस्टिस श्री कृष्णा अय्यर ने कहा कि आज जो है क्या जूरिस्प्रूडेंस और भारत या दुनिया के संविधानों में, भारत के संविधान में भी मानवाधिकार, जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, उसके जो प्रावधान है, संविधान के आर्टिकल के इंटरप्रिटेशन करते समय उनका उपयोग किया जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21 के इंटरप्रिटेशन में जो बहुत सारी चीजें, उसका 21 को खोल दिया गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन राइट मानवाधिकार घोषणा पत्र, ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन यूएन का जो चार्टर है, उससे ली गई है। और जस्टिस अय्यर ने इस बात को कहा कि ये आवश्यक है कि हम संविधान के प्रावधानों का इंटरप्रिटेशन करते समय ये चीजें आपको जो है 21 में खूब देखने को मिलेंगी। और एक चीज आप और जान लीजिए, रोचक है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा घूम करके, क्या कि ये कह लिए कि वही मूलभूत अधिकार नहीं है, वही फंडामेंटल राइट, वही मूलभूत अधिकार नहीं है जो सीधे सीधे अनुच्छेद में शामिल है। अगर आपसे कहें कि वो भी मूल अधिकार है जो कि कहीं संविधान में
कहीं आर्टिकल में नंबर डाल करके लिखे नहीं है, तो आप कहेंगे ऐसा कैसे है, लेकिन ऐसा है। जस्टिस बेग ने कहा इस चीज को कि वो भी मूल अधिकार है, वे भी, जस्टिस बेग ने कहा, और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि वे भी मूल अधिकार हैं जो किसी मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हैं, बनाने के लिए आवश्यक हैं, भले ही उनका उल्लेख स्पष्ट रूप से उस विशेष अनुच्छेद में न हो, उस विशेष अनुच्छेद में न हो। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और देख लेंगे इसको, तभी और समझ में आ जाएगा। उस अनुच्छेद में न हो, यानी कहने का मतलब कि ऐसे अधिकार जो कि कंटेंट और इंटेंट में उसी जैसे हैं जैसा कि अधिकार फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है, तो अगर वैसे भी दूसरे अधिकार हैं जो उन अधिकारों के लिए आवश्यक हैं, तो उसे भी फंडामेंटल राइट माना जाएगा। और ये साफ हो जाएगा कि आपने देखा, बताए थे कि मोहिनी जैन वाले केस में, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटका राज का था ना, मोहिनी जैन वाले बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 21 में शिक्षा का अधिकार बढ़ाया गया ना। 21 क्या है? 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या प्राण या, और है यहां, और नहीं है, या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यही है ना 21। और ये मोहिनी जैन वाले केस में इसी 21 की व्याख्या करके तो अदालत ने कहा था कि जो है शिक्षा का अधिकार क्या है, 21 के अंतर्गत, इसी प्राण के अंतर्गत मूल अधिकार है, फंडामेंटल। लिखा तो नहीं था इसमें ना कहीं शिक्षा का अधिकार, ये तो लिखा तो ये है ना, अब दिख रहा है 21 की वर्डिंग तो यही है कि किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया स्थापित प्रक्रिया द्वारा वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। लेकिन यहां पे कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि शिक्षा का अधिकार 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति किसी भी मूल अधिकार को ठीक से एंजॉय नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। अब आप देख रहे हैं 21 के अंतर्गत क्या है, आवास का अधिकार, शुद्ध पानी का अधिकार, शुद्ध हवा का अधिकार, आश्रय का अधिकार, राइट टू फूड, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये सारी चीजें हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें, 23-24 व्यक्तिगत अधिकार, एकांतता का अधिकार, फोन टेप न करने वाला, ये सारी चीजें, मतलब विस्तार से ये सारी चीजें व्याख्या की गई। तो यही यहां करना चाह रहे थे कि फंडामेंटल राइट वही नहीं है जो सीधे सीधे अनुच्छेद में लिखे गए हैं, बल्कि वो भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो उससे जुड़े हुए हैं इस तरह से कि बिना उसके उस अधिकार को जो है उसका उपभोग या उसको एंजॉय नहीं किया जा सकता। तो ऐसे अधिकार को ही फंडामेंटल राइट्स माना जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें थी, और ये समझने के लिए अब यहीं से थोड़ा सा हमको समझ लेना होगा। इसको काफी लंबा हो गया इंट्रोडक्शन, समझना होगा कि हम थोड़ा सा एक गोपालन और मेनका गांधी केस अगर हम थोड़ा देख लें और उसके बाद हम इसको कंक्लूड करें, 12 पे आ जाएं। और इसी तरीके से जानते होंगे अब डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जानते हैं, अधित्याग का सिद्धांत, हिंदी में शायद यही है, अधित्याग का सिद्धांत। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, ये क्या कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, कोई भी व्यक्ति अपने मूलाधिकारों को का
त्याग, अधिक त्याग नहीं कर सकता। कारण क्योंकि ये राज्य पर दायित्व है, ये राज्य पर दायित्व है और कोई व्यक्ति राज्य का दायित्व कम नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति राज्य का दायित्व कम नहीं कर सकता। लिख लीजिए, कभी डॉक्टाइन ऑफ वेवर आ जाएगा तो काम आ जाएगा, फिर खोजेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं थोड़ा सा ए.के. गोपालन केस। ये बड़ा चर्चित, बड़ा मकबूल है केस है। ए.के. गोपालन, ए.के. गोपालन वर्सेस क्या था, मद्रास राज, मद्रास राज 1950, ये केस का नाम है। ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज 1950। इसमें हम जानें कि ए.के. गोपालन साहब जो है कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। ये इनके बारे में कुछ जान ले, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। ठीक, और 1952 में जब पहले चुनाव हुए, 1952 में जब पहले चुनाव हुए तो ये सीपीआई की ओर से एमपी चुन के आए और जो है कुल 5 बार एमपी रहे। 1977 में मरते समय तक, 77 में इनकी डेथ हुई, 5 बार एमपी रहे थे। और बाद में जब सीपीआई टूट के सीपीआई एम बनी तो उसके भी संस्थापक सदस्य रहे। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं आप लोग ने कि पहले आम चुनाव में सबसे अधिक सीटें तो कांग्रेस के पास थी, अगर एग्जाम में आ जाए। दूसरी सबसे बड़ी सीट कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीट थी किसके पास, सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, एक बार आया हुआ एग्जाम में ही, हिंदू महासभा, और चौथा जो है क्या क्या ऑप्शन बना दिया जाए, हिंदू महासभा और क्या कि जनसंघ। तो याद रखिएगा, सीपीआई थी, सीपीआई को कांग्रेस के बाद 16 सीट मिली थी, सेकेंड लार्जेस्ट थी। और सोशलिस्ट पार्टी को कितना, 12 थी शायद, 12 थी। तो ये 16 सांसद चुन के आए थे, इसमें ए.के. गोपालन साहब भी थे। और उनके ऊपर आरोप ये था कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़का रहे थे। तो 1939 में अरेस्ट हुए, 42 में फिर भाग गए जेल से। उसके बाद फिर लास्ट में ये गिरफ्तार हुए। इनके ऊपर जो है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 का केस था। प्रिवेंशन डिटेंशन आप जानते हैं, बता चुके हैं कि किसी व्यक्ति को अपराध की आशंका में गिरफ्तार करना। ठीक, पीडीए 1950 के अंतर्गत इन पे आरोप लगा था। तो इनका कहना था ये केस का भूत आज तक है, चलता रहता है। अब तो खैर मेनका गांधी के बाद काफ़ी ख़त्म हुआ, लेकिन रह रह के उठ जाता है। ये अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपना करके किसी को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यहां विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि अगर कानून बनाने की प्रक्रिया सही है, यानी इसमें सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया जो प्रोसीजर है वही एग्जामिन होगी,
अगर कानून बनाने की प्रक्रिया सही है, और कानून कुछ भी है, हाँ, कानून अगर सही नहीं है, कानून बनाने की प्रक्रिया सही है तो भी कानून वैध है। और अनुच्छेद 13 मैंने बताया अभी क्या था, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, ठीक। और उल्लंघन के मात्रा तक बनाई गई विधि, उल्लंघन के मात्रा तक बनाई गई विधि, इसीलिए लिखते हैं कि आप लोग भी लिखेंगे तो याद हो जाएगा। आज कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है, और उल्लंघन की मात्रा तक बनाई गई ऐसी विधि शून्य होगी, वाइड होगी, नल होगी, ठीक है। तो गोपालन साहब का तर्क यही था, उनका कहना यह था, ये जो है कहाँ चलता है, ये सम्यक प्रक्रिया की बात करता है। 13 जो है सम्यक प्रक्रिया की बात करता है, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। उनका कहना यही था कि क्या यह सही है, उनका पहला सवाल यही था, पहला प्रश्न न्यायालय के सामने, क्या यह सही है कि सारे अनुच्छेद फंडामेंटल राइट के विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे चले, और एक ऐसा अनुच्छेद 21 है जो प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड लॉ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे चले। क्या ये सही है? दोनों में फर्क है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लॉ की प्रोसेस भी एग्जामिनेशन होगी और लॉ का इंटेंट भी एग्जामिन होगा। इसमें जो है सिर्फ प्रक्रिया एग्जामिन होगी। तो उनका कहना यही था कि क्या जो है 13 जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है, संविधान के सारे फंडामेंटल राइट के सारे अनुच्छेद जो है 13 पर चले, और अनुच्छेद 21 जो है प्रोसीजर के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में चले। एक सवाल उनका ये था। फर्क दोनों में आया कि नहीं आया? ये जो है विधायिका और कार्यपालिका दोनों से संरक्षण है, और ये सिर्फ जो है कार्यपालिका से संरक्षण है। कहने का मतलब इसमें कानून भी एग्जामिन होगा, कानून की प्रक्रिया भी एग्जामिन होगी, और ये खाली प्रक्रिया की बात करता है। वही उनका कहना था कि क्या 13 जो है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, सारा आर्टिकल तो 13 से गवर्न हो, और 21 उसी फंडामेंटल राइट्स का ये प्रक्रिया की बात करता है। एक सवाल उन्होंने ये उठाया था। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया, कहा कि 19(1)(d है ना, संचरण का अधिकार हमको है, संचरण का अधिकार देता है 19(1)(d। दूसरा उनका प्रश्न ये था न्यायालय के सामने कि अनुच्छेद 13 जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है, तो ड्यू प्रोसेस लॉ के हिसाब से जो 19(1)(d के अंतर्गत उनको संचरण का अधिकार है वो मिलना चाहिए, तो उनके ऊपर से पीडी हटाकर उनको मुक्त कर देना चाहिए। प्रिवेंशन डिटेंशन जो है जो उनके ऊपर लगा था, वो चूंकि स्थापित प्रक्रिया का पालन करके लगाया गया है, ठीक है, तो 21 के हिसाब से तो ठीक है। उनका कहना था कि पीडीए लगाना हमारे ऊपर आर्टिकल 21 के हिसाब से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से तो सही है, लेकिन हमारा जो 19(1)(d है संचरण करने का अधिकार, ये 19(1)(d जो है ये अगर 13 से गवर्न होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, तो हमको पीडीए से मुक्त कर देना चाहिए। यही सवाल उनका कोर्ट के सामने था, और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अलग है और विधि की ये जो है सम्यक प्रक्रिया अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक ये कहा, दूसरा ये कहा कि 19 और 21 दोनों अलग अलग हैं, और फिर उन्होंने कहा कि 19, 20, 21 नहीं, 19, 21, 22 में प्रिवेंशन डिटेंशन था, 21 की यहां मांग कर रहे थे, 19 का हवाला दे रहे थे, तो उन्होंने कहा 19, 21, 22 तीनों को अलग अलग पढ़ा जाएगा। और कोर्ट ने जो है अपने जजमेंट में उनका पीडीए जो है सही कहा।
फेल्ड किया उसको, कहा नहीं ठीक, ठीक है। ये केस था गोपालन का, समझ में आया। और ये जो यहां पे ये था कि न्यायालय ने जो है प्रक्रिया शब्द को सीमित अर्थों में लिया, और साथ ही जो है और इसी तरीके से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को भी कोर्ट ने जो है विस्तार नहीं किया। बाद में ये मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ के बाद में आया। इसमें सब जानते ही आप लोग क्या था, ये पता है कि 1976 में 1676 को मेनका गांधी ने विदेश जाने के लिए, विदेश भ्रमण के लिए, यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाया, ठीक, पासपोर्ट बनवाया। और जो है जुलाई 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने पासपोर्ट को जमा करने को कहा, पासपोर्ट को निरुद्ध कर लिया, ठीक। तो पासपोर्ट को निरुद्ध कर लिया। जनता पार्टी सरकार को ये डर था कि मेनका गांधी कहीं विदेश न भाग जाए, तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया। और तो मेनका गांधी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गई, उनका फंडामेंटल राइट था, ठीक, सुप्रीम कोर्ट गई और वहां जाकर के उन्होंने अपनी बात कही। उनका कहना यह था कि पहला उन्होंने कहा कि जो पासपोर्ट अधिनियम 1967 था, 1967 की धारा 10(3)(c) के अंतर्गत, क्या 10(3)(c) के अंतर्गत पासपोर्ट रद्द करना उनके अनुच्छेद 21 पर हमला है। इससे उनको जो है क्या 21 में जो उनकी जो दैहिक स्वतंत्रता है विदेश जाने की, वो बाधित की गई, ठीक। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मेनका गांधी ने पूछा कि जो है किस लिए इसको रद्द किया गया, तो उनको बताया गया कि ऐसा बताना जनहित में नहीं है। सरकार ने उसको बताया नहीं, उनको सुनवाई का मौका। उन्होंने कहा कि दूसरा उनका आरोप यह था कि अनुच्छेद 14 हम जानते ही हैं, विधि के समक्ष समता वह विधि के समान संरक्षण की बात करता है। उन्होंने कहा कि उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, रद्द करने, पासपोर्ट रद्द करने, जमा या निरुद्ध करने के पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, और यह उनके नैसर्गिक अधिकार का उल्लंघन है। ये नेचुरल राइट है, किसी को सुना जाए, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने के पहले, यह उनके नैसर्गिक अधिकार का हनन है। ठीक। ये भी उन्होंने पूछा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या उनको विदेश यात्रा का अधिकार है कि नहीं है, कि नहीं है। ये प्रश्न उठाया उन्होंने कि उनको विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है कि नहीं है। उनको जो है सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, उनके नैसर्गिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। और एक उन्होंने कहा कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3)(c) जो है, पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10(3)(c) जो है के द्वारा उनके कौन अधिकार थे, एक
19(1) और 19(d) का भी हनन किया गया। 19(1) क्या है? 19(1) का हनन कैसे हुआ? 19(a) में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसमें जानने का अधिकार भी शामिल है, पता है ना, इसमें जानने का अधिकार भी शामिल है। तो वही उन्होंने कहा कि 10(3)(c) के द्वारा जो है, जो पासपोर्ट जब जब्त किया गया, तो क्यों जब्त किया गया उनको कारण नहीं बताया गया इसका। तो इनके 19, उन्होंने कहा हमारे 19(1)(a) को वायलेट किया गया, जानने का अधिकार हमारा जो था, और 19(d) की जो है उन्होंने कहा कि हमारा संचरण का अधिकार, फिर उन्होंने उठाया डी के माध्यम से। 21 में अब ये स्थापित है कि जो 19(d) है वो देश के भीतर भ्रमण के लिए है, और 21 जो है विदेश यात्रा का अधिकार है। तो ये चीजें जो है, ये प्रश्न उन्होंने उठाए, और एक सवाल उन्होंने और उठाया कि क्या जो है प्रक्रिया के अंतर्गत, जो प्रक्रिया है 21 के अंतर्गत, उस प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। प्रक्रिया का निर्धारण नैसर्गिक न्याय के आधार पर होगा कि नहीं होगा। एक सवाल और था कि क्या विधायी कानूनों के बना करके उनका फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा सकता है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने थी, और कोर्ट ने सरकार का पक्ष जाना, और सरकार का पक्ष जानने के बाद जो जजमेंट दिया मेनका गांधी केस में, उस जजमेंट से गोपालन केस में दिए गए जजमेंट को बिल्कुल उलट दिया, और उसका परिणाम क्या हुआ? कोर्ट ने ये कहा कि सरकार जो है देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए पासपोर्ट रद्द कर सकती है, जब्त कर सकती है। इस बात को उन्होंने माना। सरकार ने कहा था कि देश की, अपने जवाब में कहा था कि ये देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता का जो हवाला दिया था, वो कहा था कि इसकी जांच की गई थी। सरकार, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में था कि सरकार पासपोर्ट रद्द कर सकती है अगर जो है इससे देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरा है। तो दूसरा कोर्ट ने कहा कि सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए, सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। वह नैसर्गिक न्याय की मांग है, ठीक, वह नैसर्गिक न्याय की मांग है, ठीक, सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। और यहां पे कोर्ट ने कहा 14, 19 व 21 साथ साथ पढ़े जा सकते हैं, ठीक। कोर्ट ने कहा कि ये साथ साथ पढ़े जा सकते हैं, और उन्होंने कहा, श्री कृष्ण अय्यर ने कहा था, श्री कृष्ण अय्यर ने, कि क्या कहा था, बोलिए, एक बार बता चुके हैं। नैसर्गिक न्याय की धारणा, नैसर्गिक न्याय की धारणा सम्यक प्रक्रिया का अंग है। यानी अब ये हो गया कि प्रक्रिया का एग्जामिन करते समय, वो जो 21 में प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को एग्जामिन करते समय जो है नैसर्गिक न्याय, यानी अब उसको जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को भी जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से ही देखा जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के आधार पे होनी चाहिए, और यहां कोर्ट ने कहा कि ये प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, और रिजनेबल होनी चाहिए, ठीक है।
प्रक्रिया, अब जब प्रक्रिया की बात आएगी, कोर्ट ने यहाँ जजमेंट में कहा मेनका गांधीवाद में, जब प्रक्रिया की बात आएगी तो सिर्फ प्रक्रिया नहीं देखी जाएगी, मतलब 21 भी अब जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा। ये प्रक्रिया सिर्फ प्रक्रिया से मतलब नहीं है, यानी अब प्रक्रिया जो है विधायिका कार्यपालिका दोनों के खिलाफ संरक्षण देगा। जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में था, अब प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ में भी प्रक्रिया को देखते समय वो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, क्या नहीं, निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और युक्त, रिजनेबल। ये बड़ी बात थी। ठीक, 14, 19 एक साथ साथ पढ़ा जा सकता है। और कोर्ट ने यह भी कहा, यह भी माना कि विदेश जाने का मामला जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, यानी विदेश जाने का मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। और एक जो महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वह जो है सिर्फ भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है। ठीक है, वह सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस तक नहीं है, वह सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस तक नहीं है, बल्कि उसमें वो सारी बातें शामिल हैं जो मानव जीवन को गरिमापूर्ण और पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक, अब उन्होंने कहा कि इसमें वो सारी बातें आएंगी जो कि जो है मानव जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए, मानव जीवन को पूर्ण बनाने के लिए। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता का मतलब जो है पशुवत जीवन जीना नहीं है, जीवन जीना नहीं है। और मेनका गांधी के पास केस, मेनका गांधीवाद के बाद ये महत्वपूर्ण स्थापना आई। बता ही रहे थे अभी, जनरल वेग ने कहा कि अधिकार, मूल अधिकार सिर्फ वही नहीं है जो कि अनुच्छेदों में अंकित है, बल्कि वो अधिकार भी जो उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उसके साथ है, जिनका कंटेंट और इंटेंट उन्हीं जैसा है, वो भी मूल अधिकार माने जाएंगे। और देखिए शिक्षा का अधिकार किस तरह से था, है? आप देखिए कि किसकी व्याख्या करके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बहुत ढेर सारी चीजें आ गई। ठीक, राइट पढ़ी होंगे आप, राइट टू फूड है, आश्रय का अधिकार है, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है, ये सारी चीजें जो कि दैहिक स्वतंत्रता का मतलब जैसे भी विदेश यात्रा का अधिकार है, उसी का विस्तार है दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, प्राण है, और बहुत सारी चीजें, शुद्ध जल का अधिकार लिखे होंगे, MC मेहता साहब ने तमाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके जो है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जल का अधिकार, पानी का अधिकार, आवास का, भोजन का, फ्री लीगल एड, ये सारी चीजें व्याख्या की गई। बल्कि आप ये जानिए यहाँ तक इसका विस्तार है कि जो सिद्ध दोष व्यक्ति है, सिद्ध दोष व्यक्ति का भी जो है अनुच्छेद 21 है, उसके लिए भी मूल अधिकार है। और इसका एक बड़ा सुंदर केस है सुनील बाबा का, बस इसी को बता के हम खत्म करेंगे। सुनील बाबा का एक केस है। सुनील बाबा के केस में क्या था कि सुनील बाबा एक को मृत्युदंड मिला हुआ था, मृत्युदंड भोग रहे थे और जो है हवालात में बंद थे, जेल में बंद थे, वो उनकी फांसी होने वाली थी, लेकिन मृत्युदंड के मिला हुआ था, बंद थे।
तो उनको जो क्या किया गया था, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किया गया था, यानी एकांत कारावास। ठीक। और जेल मैनुअल के सेक्शन 30 है। जेल मैनुअल कब बना था? 1894 में बना था। तो जेल मैनुअल के सेक्शन 30 में प्रावधान है कि जो मृत्युदंड पाया हुआ हो उसे जो है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कोठरी में, जो लोगों से और कैदियों से मिलने जुलने नहीं देते, उसे जो है बंद किया जा सकता है। शिक्षा तो, लेकिन इन्होंने, पिटिशनर ने ये कहा, पिटिशनर का ये कहना था कि जो जेल मैनुअल का जो सेक्शन 30 है, ये जो है हमारे ऊपर, हमारे फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकता। उनको भी 21 के तहत लोगों से मिलने जुलने, बातचीत करने का अधिकार जो है। और कोर्ट ने इस बात को माना। कोर्ट ने कहा कि जेल मैनुअल जो है, ये सजा नहीं दे सकती, ये किसी विधि के अंतर्गत, यानी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा ही जो है इस तरह का सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। और ये आईपीसी के 73-74 सेक्शन के हिसाब से ये एक सब्सटेंसिव पनिशमेंट है। यही कोर्ट ने कहा कि ये खुद अपने आप में सोलिटरी कन्फाइनमेंट एक सब्सटेंटिव पनिशमेंट है, और इसको जो है जेल अधिकारी जो है इसको ऑर्डर करके उनको जो है इस तरह की सजा नहीं दे सकते। ये जो है कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ही कर सकती है। और कोर्ट ने इसके आगे बढ़ करके कहा कि मृत्युदंड पाने वाले अपराधी को भी जो है जीने का अधिकार है, जब तक कि उसको फांसी नहीं हो जाती। अब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सुनील बाबा को जो है कोर्ट में और कैदियों से मिलने जुलने बातचीत करना, ये उनका जो है जीने का अधिकार है कि लोगों से मिल जुल सके, बातचीत कर सके। और सोलिटरी कन्फाइनमेंट को उन्होंने खारिज किया। और ये कहा कि सिद्ध दोष व्यक्ति भी जो है, जो